हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 बायोलॉजी का अध्याय पहला, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। हवा के द्वारा जो परागित होते हैं फूल, उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कीट परागिता, वायु परागित, हवा परागित और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो आप देख रहे हैं वायु परागित है और एक हवा परागित है। तो सही आंसर जो होगा वह होगा आपका वायु परागित। सही आंसर क्या होगा? वायु परागित होगा, जो कि कौन सा है? बी। ठीक है, तो सही आंसर है आपका बी, वायु परागित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से कैसे होते हैं? ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि स्वपरागित, परपरागित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से स्वपरागित होते हैं। यह कैसे होते हैं? स्वपरागित होते हैं। तो सही आंसर है आपका ए। सही आंसर क्या है? ए। चलिए, तो यह हो गया आपका अनुन्मील्य परागित, स्वपरागित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखें ध्यान से, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम है। ठीक है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का क्या माध्यम है? ऑप्शन है चींटी, कीट, पक्षी, हवा। तो सही उत्तर होगा इसका कीट। ठीक है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम क्या होता है? कीट होता है। तो सही आंसर है इसका आपका बी, कीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल में तरल और गूदेदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल और गूदेदार पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन में भ्रूण, अंतः और भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका भ्रूणपोष। नारियल में तरल और गूदेदार पदार्थ को भ्रूणपोष कहा जाता है। सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आप देख रहे हैं 44, 46, 23 और 40। सही आंसर होगा आपका 44। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है आपकी 44। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका 44, ए। चलिए, ए सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? N, 2N, 3N और 4N। तो पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितने होते हैं? वह होते हैं आपके 3N। ठीक है, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वह कितने होते हैं? 3N होते हैं। सही उत्तर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है अंडजनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका युग्मक जनन। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो सही उत्तर है आपका बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है पत्तियों पर, तने पर भी, और दोनों, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रिला पौधे के बारे में आप जानते हैं, या पानी के अंदर पाया जाता है। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती पर भी नहीं पाए जाते हैं, तने पर भी नहीं पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? पेक्टोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन, परागकीट। सही आंसर होगा आपका स्पोरोपोलेनिन। परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? तो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, पॉलिनिन से बना होता है। सही आंसर है आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं, कीट परागित, चमगादड़ परागित, स्वपरागित, जल परागित। तो सही उत्तर होगा आपका स्वपरागित। अनुन्मील्य पुष्प होते हैं स्वपरागित, सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय बना होता है। ऑप्शन है अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों से, प्रतिवेशांत कोशिका से। तो सही उत्तर होगा जो अंड समुच्चय होता है एग अपरेटस, वह बना होता है अंड कोशिका और सहायक कोशिका से। तो सही उत्तर है दोनों ए और बी, अर्थात आंसर होगा सी। सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अंड समुच्चय बना होता है अंड कोशिका और सहायक कोशिका से। आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन सही होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। पानी द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं? तो पानी द्वारा पर परागण को कहा जाता है जल परागण। ठीक है, पानी द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कायजमा किस अवस्था में बनता है? प्रश्न है कायजमा किस अवस्था में बनता है? ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन में, ए माइटोसिस कोशिका विभाजन में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। तो कायजमा किस अवस्था में बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। सही उत्तर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में मन करता है? ठीक है, कह रहा है कि परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो कौन से आयन से उसकी मुलाकात होती है? फास्फोरस, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, क्लोराइड। किस आयन से? सही उत्तर होगा कैल्शियम आयन से। ठीक है, तो कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागकण में मन करता है? तो कैल्शियम आयन होगा। सही उत्तर होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है परागकण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है परागनली और अंडाशय, बी है आपका सिर्फ परागनली, सिर्फ अंडाशय, और डी है नर युग्मक। तो सही उत्तर होगा इसका परागकण में मौजूद ऑक्सीजन जो है वह परागनली और अंडाशय की वृद्धि में मदद करता है। तो सही उत्तर होगा ए। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है परागकोश संबंधित है। परागकोश जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन है परागकण निर्माण सेना से, परागकण विकास में, पुष्प कलिका के खुलने से, स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण से। तो सही उत्तर होगा इसका पुष्प कलिका के खुलने से। परागकोश संबंधित होती है किससे? पुष्प कलिका के खुलने से। सही उत्तर होगा सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि परागण का परागकोश से निर्माण और विभेदन को कहते हैं। परागण का परागकोश से निर्माण और विभेदन को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो सही उत्तर आपका होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। परागण का परागकोश से निर्माण और विभेदन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। सही उत्तर होगा बी। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी है आपका किसी डाइथिकस परागकोश में होता है। किसी डाइथिकस परागकोश में होता है कि तो क्या होता है? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। किसी डाइथिकस परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो एंडोथीसियम कोशिका में, परागकण में,
ठीक है, टेप्टल कोशिका में और स्पोर मात्र कोशिका में। तो परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है स्पोर मात्र कोशिका में, स्पोर मात्र कोशिका में। ठीक है, सही आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह एक आसान सवाल है, परागकण का निर्माण किसमें होता है। तो सही उत्तर होगा आपका पॉलन सेक में, पॉलन सेक में। ठीक है, आंसर होगा आपका डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका परागकण होता है, परागकण कैसा होता है, अगुणित, ठीक है, n, द्विगुणित 2n, त्रिगुणित 3n या चतुर्गुणित 4n। ठीक है, तो परागकण कैसा होता है, तो सही उत्तर है अगुणित। परागकण कैसा होता है, अगुणित होता है, n होता है, सही उत्तर है ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है कामेरा रिंस ने, नवासरिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, माहेश्वरी ने। सही उत्तर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी कामेरा रिंस ने, कामेरा रिंस ने। ठीक है, कामेरा रिंस ने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। सही उत्तर है आपका ए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि टेप्टम का कार्य है। ठीक है, टेप्टम का क्या कार्य है, तो सुरक्षा, पोषण, शोषण, उपरोक्त सभी। तो टेप्टम का कार्य होता है पोषण का। टेप्टम का कार्य क्या होता है, पोषण का। तो सही उत्तर होगा बी, 23 का उत्तर होगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशा चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या सिनगैमी। तो अगुणित कोशिका के संयोजन से यन आपस में मिल जाएं, इसे कहते हैं सिनगैमी। अगुणित कोशिका के संयोजन प्रक्रिया को कहते हैं सिनगैमी। तो सही उत्तर होगा इसका डी। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, प्रश्न है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन है जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इसका इनमें से सभी, डी ऑप्शन। क्योंकि जायफल का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी बीज चोल और शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है। तो 25 का उत्तर होता है इनमें से सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा, नेपेंथीज, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। तो कीटभक्षी पौधा जो है यह ड्रोसेरा और नेपेंथीज दोनों हैं। सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यह है आपका दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले, ठीक है, केंद्रक की संख्या होती है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, 5। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, चलो, एक होता है 3n, फिर होता है 2n, टोटल ऐड करके 5n। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रक कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका, डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कह रहा है कि किसमें एंडोस्पर्म कड़ा और सेलुलोजिक होता है। ठीक है, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा और सेलुलोजिक होता है। तो सही उत्तर होगा आपका, ये आप देखें, आइवरी बेर, आइवरी बेर। सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। किसमें एंडोस्पर्म कड़ा और सेलुलोजिक होता है, तो यह होगा आपका, ठीक है, तो यह आपने देखा कि सही उत्तर होगा सी इसका, आइवरी बेर, जिसे
टेलिफस कहा जाता है। इसमें एंडोस्पर्म और कड़ा होता है और सिल्लोजिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हरा नारियल अर्थात डाभ। हरा नारियल अर्थात डाभ जो होता है उसमें निहित दुधिया जल है। डाभ के अंदर दुधिया जल क्या होता है? तो डाभ के अंदर दुधिया जल जो होता है वह होता है आपका लिक्विड चला जा, लिक्विड न्यूक्लियस ग्रांड नंबर या डीजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिक्विड फीमेल गेमिटोफाइट। तो हरा नारियल डाभ जो है वह होता है आपका ऑप्शन सी डीजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। डीजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है हरा नारियल अर्थात डाभ में दुधिया जल। सही उत्तर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो है कितनी है? 14 है। तो सिनर्जिड्स में इसकी संख्या कितनी होगी? सिनर्जिड्स में इसकी संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 7। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो सिनर्जिड्स में इसकी संख्या इसकी ठीक आधी होगी, 14 की आधी अर्थात 7। सही आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 31 नंबर। 31 नंबर है मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा अल्यूरोन भित्ति। क्या होगा? अल्यूरोन भित्ति होगा। डी आंसर इसका सही होगा, अल्यूरोन भित्ति। तो मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं अल्यूरोन भित्ति। सही उत्तर है इसका डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? 4, 1, 2, 8। तो सही उत्तर होगा ए 4। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में नर युग्मक 4 बनते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में 24 गुणसूत्र हैं तो एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका, यह होगा सी 36 होगी। ठीक है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? ठीक है, यह आपका 36 होगी। एमएमसी में गुणसूत्र 24 है तो एंडोस्पर्म गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। यह सही आंसर होगा सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो सही उत्तर है आपका स्लीडेनस्वान, हर्टविग, अरस्तु, वान वीर। तो वान वीर होगा। ठीक है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वान वीर। सही उत्तर है आपका डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। पूछ रहा है स्ट्रोबायलेंथस कुंजियाना, जिसे नीला कुंजी कहते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो नीला कुंजी जो है किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका केरल और कर्नाटक। ठीक है, केरल और कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा आपका ए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म के द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज, फल, एंडोस्पर्म, भ्रूण। एंडोस्पर्म के द्वारा पोषण दिया जाता है किसको? भ्रूण को। एंडोस्पर्म द्वारा पोषण भ्रूण को दिया जाता है। सही उत्तर है आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आवृत्तबीजी में निषेचन होता है। आवृत्तबीजी में निषेचन होता है न्यूक्लियस में, भ्रूणकोश में, अंडाशय में, ओव्यूल में। तो सही उत्तर होगा भ्रूणकोश में। आवृत्तबीजी में निषेचन कहाँ होता है? तो भ्रूणकोश में निषेचन होता है। सही उत्तर है आपका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका निषेचन के बाद
बीज आवरण किससे बनता है? ठीक है, निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनता है? आंसर आप देख रहे हैं, एम्ब्रियो सैक, इंटेगुमेंट, ओव्यूल, चलाजल, रीजन डे। सही आंसर होगा इंटेगुमेंट। निषेचन के बाद बीज का जो आवरण बनता है वह बनता है इंटेगुमेंट से। ठीक है, तो 38 का सही आंसर है आपका बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो निषेचन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका सही आंसर आप दें, कोरोला, ओव्यूल, कैलिक्स, फल। किसकी ज़रूरत है निषेचन के लिए? तो ओव्यूल। ठीक है, निषेचन के लिए आवश्यक है ओव्यूल, तो 39 का बी ऑप्शन राइट होगा। आते हैं 40 पे। 40 पूछ रहा है, एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं। एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रक, 4 नए युग्मक और 3 नर युग्मक। सही आंसर क्या होगा इसका? तो होगा 2 नर युग्मक। एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, तो जब पराग नलिका एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है उसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। 40 का सही आंसर है ए। अब देखते हैं 41 पूछ रहा है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है एक एग और 2 शुक्राणु का, शुक्राणु केंद्रक और अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, एक नर युग्मक एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का सिनर्जिट के साथ, एक नर युग्मक का एक के साथ और दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो सही आंसर होगा इसका डी, एक नर युग्मक का एक के साथ और दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ। दोहरा निषेचन के संयोजन में यह घटनाएं होती हैं। सही आंसर है आपका 41 का डी। अगला आते हैं, अगला प्रश्न है 42 नंबर। पूछ रहा है, दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? दोहरा निषेचन जो है किसकी विशेषता है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री अर्थात सभी आवृतबीजी का। दोहरा निषेचन विशेषता है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री सभी आवृतबीजी का। यह सही होगा आपका ए ऑप्शन। अब 43 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 43 नंबर पूछ रहा है, त्रिसंलयन है। त्रिसंलयन क्या होता है? त्रिसंचयन क्या होता है? ठीक है, तो कह रहा है कि एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन, एक नर युग्मक का 3 केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचरण, एक नर युग्मक का 2 सिनर्जिट के साथ संचयन, एक एम्ब्रियो सैक में 3 संचयन। तो सही आंसर है आपका ए, एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन त्रिसंलयन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ए। ठीक है, तो बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्यों? युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, नए पौधों को बनाते हैं, लंबी अवधि तक संग्रहित रखे जा सकते हैं, पराग नली के संयोजन से बनते हैं। सही आंसर है आपका ए, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। सही आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। ठीक है, सही आंसर है आपका सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? आंसर है आपका कैमेरेरियस। बी ऑप्शन सही होगा, कैमेरेरियस। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो कैमेरेरियस ने पौधों में लैंगिक जनन को सबसे पहले दर्शाया। 46 का होगा आपका बी। 47 देखते हैं। 47 है आपका, पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहा जाता है? ठीक है, पिस्टिलेट, मोनोसियस, डायोसियस, स्टेमिनेट। तो सही आंसर है स्टेमिनेट। पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं स्टेमिनेट। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेमेन का
फर्टाइल भाग है। स्टेमेन का फर्टाइल भाग क्या होता है? परागकोश, परागतंतु, संयोजी तंतु, ओव्यूल। सही आंसर होगा इसका परागकोश। स्टेमेन का फर्टाइल भाग होता है परागकोश। तो 48 का ए सही होगा। 49 देखते हैं। 49 है आपका पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पत्तियों का, शाखाओं का, स्पोरेंजिया, अग्र, मेरिस्टेम्स का। तो पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो सही आंसर है आपका ए, पत्तियों का। ठीक है, पुष्प अंग रूपांतरित भाग है किसका? पत्तियों का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है। एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है, सही आंसर क्या होगा इसका? एंटी फर्टिलिजीन और फर्टिलिजीन प्रोटीन के बीच प्रतिक्रिया से, नर और मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन से, अंडाणु द्वारा संग्रही शंकु के निर्माण से, शुक्राणु द्वारा अंडाणु के छेदन से। सही आंसर है इसका बी। सही आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। तो 50 का सही आंसर है आपका बी, नर और मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन से एम्फीमिक्सिस का तात्पर्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले 50 क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।